Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shireen and in today's video I am going to teach you the poem A Psalm of Life. So it's a poem by Henry Wadsworth Longfellow. So it's the third poem of the poetry section of plus 2 second year CHSC board book 1. So introducing the poet, Henry Wadsworth Longfellow was born in the year 1807 and died in the year 1882, and he was an American poet and an educator. So in 1884, he is the first citizen of the United States to be honored in the Poets' Corner of Westminster Abbey in London, England. So this means कि वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस के पहले सिटीजन थे जिन्हें सम्मानित किया गया था पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिनिस्टर एबे, जो कि मौजूद है लंदन में. सो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर लवर्स है या बहुत अच्छे पोएट है या फिर बहुत वेल नोन राइटर्स है, उन लोगों को सम्मानित किया जाता है उनके डेथ के बाद, जैसे कि उनके लिए स्टैचूज़ बना के या फिर पब्लिक गैदरिंग करके उनको सम्मानित किया जाता है. तो वैसे ही पोएट हेनरी वर्ड्सवर्थ फर्स्ट सिटीजन थे यूएस के जिन्हें वहाँ पर सम्मानित किया गया था. सो नाउ मूविंग ऑन टू द वार्म अप. So I'm not going to read the whole paragraph because it has nothing to do with your examination questions, but I'll just make you understand in simple words that what it says. So it basically gives an overall idea about the poem or about what the poet is trying to say. So according to this warm up, the poet is trying to say that we should not think the life is sad and purposeless, and the poet also inspires us to conduct ourselves each day in such a way that we may find ourselves every day better than before, striving hard and leaving the results to God. Which means कि poet कहना चाहते हैं लाइफ बहुत सैड नहीं होती है, बहुत पर्पसलेस नहीं होती है. हमें हमेशा इंस्पायर्ड रहना चाहिए कि हम हर दिन कुछ अच्छा अचीव करें, हर दिन हम पिछले दिन से कुछ बेटर अचीव करें और हमेशा हार्डवर्क करें, एंड ऑलवेज जो रिजल्ट है उसको गॉड के ऊपर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर हम हार्डवर्क करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट है वो हमें गॉड ज़रूर देंगे. सो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ पर्पसलेस है. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट अस अंडरस्टैंड कि इस पोएम के नाम का मतलब क्या है. सो जो नाम है अ साम ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे जो साम है उसका स्पेलिंग है PSALM. सो यहाँ पर P साइलेंट है एंड L साइलेंट है, सो हम इसे साम पढ़ेंगे. सो यहाँ पर साम का मतलब होता है सॉन्ग, रिलीजियस सॉन्ग. तो यहाँ पर पूरे नाम का मतलब ये होता है कि हमारे लाइफ का सॉन्ग, अ साम ऑफ लाइफ, तो हमारे लाइफ का सॉन्ग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. सो फर्स्ट स्टैंजा. टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम. सो यहाँ पर मॉर्नफुल का मतलब होता है सॉरो एंड नंबर्स का मतलब है कि यहाँ पे सॉन्ग. तो लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मुझे ये सॉरोफुल सॉन्ग्स यानी ये दुख भरे गाने मत सुनाओ, क्योंकि ये कहते हैं लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है. सो आगे वो कहते हैं फॉर द सोल इज़ डेड दैट स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम. सो वो कहना चाह रहे हैं कि जो भी लोग ये कहते हैं कि लाइफ एक एम्प्टी ड्रीम है, पर्पसलेस है इन गानों के थ्रू, तो उनकी जो आत्मा है, सोल यानी यहाँ पर आत्मा होती है, तो उनकी जो आत्मा है वो एक तरह से मर चुकी है या फिर उनकी आत्मा सो चुकी है. स्लम्बर्स यानी स्लीप होता है यहाँ पे. फॉर द सोल इज़ डेड दैट स्लम्बर्स, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो भी लोग ये सारा चीज़ें कहते हैं अपने गानों के थ्रू से कि लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, उनकी आत्मा एक्चुअली में सो चुकी है. बिकॉज एंड द थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, क्योंकि पोएट को ऐसा लगता है, क्योंकि जैसा उन गानों में बताया जाता है कि लाइफ का कोई लाइफ बहुत बेसलेस होता है, लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. तो एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, तो पोएट कहना चाहते हैं कि जैसा वो कहते हैं वैसा एक्चुअली लाइफ नहीं है, लाइफ एक्चुअली बहुत ही पर्पसफुल है. स्टैंजा 2. लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल. सो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो रियल है, लाइफ अर्नेस्ट है. कि जो भी मॉर्नफुल सॉन्ग्स गाते हैं तो वो कहते हैं कि लाइफ जो है एम्प्टी ड्रीम है, बट पोएट के हिसाब से लाइफ क्या है, लाइफ रियल है, लाइफ अर्नेस्ट है. तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक्स ग्लॉसरी सेक्शन, अर्नेस्ट का मतलब सीरियस होता है, तो लाइफ को हमें सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि लाइफ बहुत रियल होता है. एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट गोल. सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, ग्रेव यानी कब्र होता है, तो लाइफ का अल्टीमेट गोल कब्र नहीं है. डस्ट दो आर्ट टू डस्ट दो रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. सो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है डस्ट दो आर्ट
एंड टू डस्ट दो रिटर्नेस्ट, ये एक बाइबल का कोटेशन है जिसका मतलब है कि डस्ट दो आर्ट का मतलब ये होता है कि हम मिट्टी हैं या फिर हम मिट्टी से बने हैं, एंड टू डस्ट दो रिटर्नेस्ट का मतलब ये है कि हमें वापस मिट्टी में ही मिल जाना है जाकर। बट आगे क्या होता है, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं ये जो वर्स है, ये जो कोटेशन है, ये सिर्फ बॉडी के लिए है, ये हमारे सोल के बारे में नहीं बताता है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। सो इस पूरे स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि लाइफ जो है वो रियल है, लाइफ बहुत सीरियस होता है, और ग्रे भी हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं होता है। एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐसा भी होता है कि हम मिट्टी से बने हैं और हम मिट्टी में मिल जाएंगे, बट ये जो चीज़ है ये हमारे बॉडी के लिए कहा जा रहा है, हमारे सोल के लिए नहीं कहा जा रहा, हमारे आत्मा के लिए नहीं कहा जा रहा है। बाय द वे, डस्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है धूल, बट हम ऐसा कहते हैं ना कि हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, सो मैंने यहाँ पे उसको मिट्टी कह दिया। सो डस्ट एक्चुअली धूल होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, दैट इज नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। सो यहाँ पर नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टिन एंड और वे का मतलब ये है कि सिर्फ एन्जॉय करना या फिर सिर्फ दुख मनाना हमारा अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, और वे यानी हमारा रास्ता ये नहीं होना चाहिए लाइफ का कि हम सिर्फ एन्जॉय कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ दुख मना रहे हैं, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे। बट हमें काम करना है, हमें एक्ट करना है, हमें एक्शंस लेने हैं जिससे कि हर अगले दिन हमें ऐसा लगे कि हाँ, हम पिछले दिन से कुछ इम्प्रूव हुए हैं, हमने कुछ किया है पिछले दिन से ज़्यादा, तो हम आज आगे आके पहुँचे हैं या फिर हम आज जो हैं। सो नाउ फोर्थ स्टैंजा, आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। सो इस पूरे स्टैंजा का मतलब ये है, जो यहाँ पे आर्ट है, आर्ट मतलब कि द वर्क वी डू, मतलब जो काम हम कर रहे होते हैं वो लॉन्ग है, मतलब काम बहुत है और काम तो परमानेंट है। एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब कि जो बहुत जल्दी जल्दी बीत जाना। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हमारे पास काम बहुत है बट टाइम नहीं है, टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत जा रहा है। एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव, और जो हमारा हार्ट है वो भले ही बहुत ही ब्रेव है यानी करेजियस है एंड स्ट्रॉन्ग है, स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, बट फिर भी जैसे मफल ड्रम्स बीट करते हैं, जैसे वो बीट करते हैं, वैसे हमारा हार्ट बीट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव, क्योंकि हमारा जो डेथ है वो पास आए जा रहा है। तो इसमें वो कहना चाहते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो हमें काम करना है, हमें कुछ अच्छा अचीव करना है बिफोर वी डाई। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज़ मफल ड्रम। तो मफल ड्रम ये है कि जैसे कोई ड्रम है उसमें किसी क्लोथ को रैप कर देना, यानी कि उसमें कपड़ा एक बांध देना ताकि जो उसका साउंड है वो बहुत हार्श ना आए, एक सिंसियर, सीरियस एंड फॉर्मल सा साउंड आए। सो दैट इज़ मफल ड्रम हियर। So next stanza, in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। तो यहाँ पर इस स्टैंजा का मतलब ये है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, मतलब कि जो दुनिया का जो ये बड़ा सा जंग का मैदान है, इन द बिवॉइक ऑफ लाइफ, बिवॉइक का मतलब ये होता है कि टेम्प्रेरी टेंट यूज्ड बाय सोल्जर्स, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे लाइफ एक जंग का मैदान है और वहाँ पे जो हमारा लाइफ है वो एक टेंट की तरह, जो कि बहुत सिक्योर नहीं है, जो कि टेम्प्रेरी है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो लाइफ का बैटल फील्ड है जो कि टेम्पररी है, उस पर हमें एक डम ड्रिवन कैटल की तरह नहीं बिहेव करना है। उसका मतलब डम ड्रिवन कैटल का मतलब होता है कि भेड़ बकरी की तरह, लाइक कैटल मतलब भेड़ बकरी, तो हमें भेड़ बकरी की तरह नहीं बिहेव करना है जिसे कोई चला रहा हो, बट वी शुड बी अ हीरो इन द स्ट्रिफ। स्ट्रिफ मतलब लड़ाई। सो हमारा जो लाइफ का बैटल है उस पर हमें हीरो की तरह बिहेव करना है, हमें हीरो बन के रहना है, ना कि डम ड्रिवन कैटल की तरह रहना है। So now next stanza, trust no future however pleasant, let the dead past bury its dead। तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो फ्यूचर है उसका होप मत रखो, जितना भी आपको प्लेजेंट लगे फ्यूचर, लेकिन आप उस पर होप मत रखो। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, एंड जो पास्ट में हो चुका है उसे भी हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पास्ट को याद करने से हमें सॉरो फील होता है। सो आगे कहते हैं पोएट, एक्ट इन द प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। तो वो ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर पे भरोसा मत करो और जो पास्ट है उसे बीत जाने दो, उसे याद मत करो, बट जो एक्शंस है जो हमें करना है वो कब करना है, वो प्रेजेंट में करना है। प्रेजेंट पर ध्यान दो, प्रेजेंट अच्छा बनाओ,
एंड हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अपने हार्ट को फॉलो करो एंड गॉड पर भरोसा रखो. Now next stanza, lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sand of time. So lives of great men all remind us का मतलब है कि जो भी नोबल लोग थे उनके लाइफ से हमें क्या याद आता है, उनका लाइफ देख के हमें क्या सीखने को मिलता है. We can make our lives sublime, कि हम भी अपना लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, sublime यानी नोबल बना सकते हैं. And departing leave behind us footprints on the sand of time. तो इसका मतलब है कि समय के रेत में वो अपना फुटप्रिंट छोड़कर जा रहे हैं, मतलब अपने पैरों के निशान छोड़कर गए हैं. तो यहाँ पे पैरों के निशान का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो अच्छी चीज़ें करी हैं या फिर उन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया है उसको कैसे ओवरकम किया है, वो सारी चीज़ें हमें पता लगता है उनके लाइफ से. सो भले ही वो जा चुके हैं बट उन्होंने जो अच्छी चीज़ें करी थी वो हमें एनकरेज करता है कि हम भी उनके तरह नोबल पर्सन बन सकते हैं. Now the second last stanza. Footprints that perhaps another, sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. तो यहाँ पर ओवरऑल मीनिंग मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आई एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट वर्ड. इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि जैसे फुटप्रिंट्स की बात हम लोगों ने की थी इससे पहले वाले स्टैंजा में, तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसे लोग भी आए जिनके साथ कुछ बुरा हुआ हो और वो कुछ बुरा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो फिर वो जो नोबल पर्सन है उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख पाएँ. सो यहाँ पर अगर हम लोग अलग अलग मीनिंग समझेंगे तो सेलिंग ओवर लाइफ सोलेम मेन मतलब सोलेम यानी कि डीप एंड मेन मतलब ओशन यहाँ पर. एंड अ फॉरलॉन मीन्स पिटी और सैड. एंड शिपरेक्ड ब्रदर मतलब कि शिपरेक्ड का मतलब होता है जो शिप टूट गया हो या फिर सिंक कर गया हो. तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब ये है कि मतलब ऐसे हम लोग अगर लिटरल मीनिंग में देखा जाए तो ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर में कोई भाई ऐसे आए जिनके साथ बहुत बुरा हो चुका है, उनका जो शिप है वो लाइफ के डीप ओशन में डूब चुका है. तो ऐसे करके समझाया जा रहा है. आप इसका मैं लिटरल मीनिंग बता रही हूँ लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं है. हमें समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. यहाँ पे एग्जैक्ट किसी दो भाइयों के बारे में या फिर किसी टूटे हुए शिप जो कि डूब रहा है उसके बारे में बातें नहीं हो रही है. कि पोएट बस यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, तो वो उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से एनकरेज हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी चैलेंजेस को फेस किया है एंड ओवरकम किया है. एंड सीइंग शाल टेक हार्ट अगेन का मतलब ये होता है कि दूसरे जो लोग हैं वो हमें देखकर, हमारे एक्सपीरियंसेस को देखकर अपने हार्डशिप्स से कैसे ओवरकम कर सके इसके लिए वो एनकरेज होते हैं. So now the last stanza, that is, let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि let us be up and doing, हमें मतलब अब खड़ा होना है और काम करना है with a heart for any fate. इसका मतलब ये होता है कि वी शुड हैव अ हार्ट कि हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकें. एंड नाउ स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों का पीछा करना है, कुछ सीखना है. देन लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और फिर हमें काम करना सीखना होगा. हमें कुछ ना कुछ एक्शंस करते रहने चाहिए टू अचीव समथिंग गुड. एंड टू वेट यानी यहाँ पर कि हमें शांति से वेट करना है कि हमने जो किया है उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा हमें. ऐसा नहीं है कि हमें फ्यूचर से बिल्कुल होप रखना है कि ऐसा ही होना चाहिए तभी हम खुश होंगे या नहीं, बट हम अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है. तो एटलीस्ट हमें काम करना है एंड वेट करना है शांति से और गॉड के ऊपर भरोसा रखना है कि हमें उसका रिवॉर्ड मिले. सो दिस इज इट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. I hope you understand the explanation, and if you have any doubt regarding this poem, you can ask me in the comment section given below. I'll try to answer all your doubts. So this is it for this video. Thank you so much for watching. So bye everyone. Keep learning.